हेलो, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जो एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे हैं उसका हम जो सेकंड लेसन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेसन हमारा क्या संसाधन था और दूसरा हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, उनके बारे में है। चलो हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये देखो भाई, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है। इस पेज में सिर्फ एक ही दो अक्षर है। यहाँ एक माम्बा नाम की जो लेडीज है उसके बारे में बताया कि वो क्या क्या करती हैं, और ये थोड़ी सी आप पढ़ लेना। और ये क्या है, अफ्रीका का तंजानिया, यहाँ पे एक मेन पॉइंट है। और ये दूसरी यहाँ दूसरे पेरे में ये दिया है पीटर न्यूजीलैंड का, जो वहाँ है न्यूजीलैंड में भेड़ पालन किया जाता है, उसके लिए थोड़ी सी स्टोरी है। तो वहाँ पे है इन दोनों व्यक्तियों के अलग अलग स्थानों पे अलग अलग अपने अपने कैसे रिसोर्स का यूज करके और अपने क्या है जीवन को क्या है इनकम सोर्स कमाते हैं। ये यहाँ पे एक थोड़ा सा ये क्वेश्चन है कि विश्व की 90% जनसंख्या 30% भूभाग पे और क्या है बाकी जो जनसंख्या 70% जनसंख्या वो कहीं कहीं विरल है। तो देखो 90% जनसंख्या है और क्या 30% भूभाग पे रखे, तो 10% जनसंख्या रहेगी, वो 70% भूभाग पे रहती है। इसका मतलब है कि जो 90% पॉपुलेशन वो 30% भाग है, वहाँ क्या जनसंख्या का कंसंट्रेशन है, ठीक है, संघन जनसंख्या। बट जो 10% जनसंख्या और 70% भूभाग पे रही, तो इसका मतलब क्या है, वो या तो जहाँ रह रही है वहाँ विरल है, और या फिर जहाँ रह रही कहीं भी ऐसे स्थान है जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रहती, ठीक है। आगे देखो, ये देखो नेचुरल रिसोर्स में पहला रिसोर्स हमारा जो मेन है वो हमारा भूमि है। भूमि सभी प्राकृतिक संसाधनों में भूमि शामिल है, महत्वपूर्ण है ये। भूमि के कुल भूभाग का क्या है, क्षेत्रफल का 30% भाग ही भूमि है। जो भूपृष्ठ का ऑल ओवर भाग है उसका तीसरा हिस्सा ही क्या है हमारा 30% भाग ही क्या है भूमि है। यही नहीं कि थोड़े से प्रतिशत में भाग के अलावा क्या है आवास योग्य नहीं है, कि कुछ एक भाग है जो आवास योग्य, बाकी का है कहीं वन है, कहीं पठारी एरिया है, कहीं कुछ और है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं जो वोल्केनो, मतलब ऐसे ऐसे कुछ बहुत सारी एक चीजें हैं। उसमें से कुछ ही थोड़ा सा भाग है जो क्या है लिविंग करने के लिए योग्य है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण जनसंख्या विश्व की जनसंख्या विभिन्न भागों का वितरण असमान पाया जाता है। कि इन दोनों के कारण कहीं क्लाइमेट अच्छी नहीं है, कहीं भूमि ठीक नहीं है, तो इन दोनों के कारण क्या है जन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है इम्बेलेंस है, वहाँ पे असमान पाया जाता है। अगर ये दोनों चीज समान हो, वहाँ पे क्या है रहने योग्य हो, वहाँ पे क्या है पॉपुलेशन बसती है, ठीक है। इसके बाद में क्या है उबड़ खाबड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, देखो ये सारी चीजें ढलान है, कहीं बहुत ज्यादा पानी, कहीं क्या बिल्कुल भी नहीं है पानी, मरुस्थल है, कहीं जगह वन क्षेत्र है, कहीं विरल और क्या है विरल या निर्जन है, और क्या है उर्वरक मैदानों, नदी घाटियां, और क्या है ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ पे क्या है लोग बसे हुए हैं, कोई मैदान है या फिर नदी घाटियां हैं, वो जो कृषि के योग्य है, ठीक है। इसके बाद में भूमि का उपयोग कैसे कैसे हो रहा है, कि जिसके लिए कृषि के लिए, वानिकी, खनन और सड़क के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए मतलब की जाती है, इसको क्या बोलते हैं भू उपयोग बोलते हैं। कि हम भूमि का यूज कैसे कैसे करें, ये भू यूज है, या थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है, आप इसको देख लेना कि सबसे कम ज्यादा, और ये वही वर्ड का है। फसल के लिए वर्ड में कितना है 11%, और चरागाह कितने हैं 26, और वन एरिया कितना है 31%, और क्या है अन्य उपयोग के लिए कितना है 32%। तो ये देखो यहाँ पे इंडिया कहाँ पे बैठा हुआ हमारा, ये सबसे ज्यादा क्या है फसल, और उसके बाद में चरागाह बहुत कम है, वन 22% है, और अन्य उपयोग में 17% है। तो ये देखो भाई, ठीक है, वो उपयोग के डाटा थी आपने। इसके बाद में ये है कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, ये सारे क्या है भौतिक उपयोग है। इसके आगे मानवीय कारकों के जनसंख्या, प्रौद्योगिकी और भूमि के उपयोग का प्रतिरूप निर्धारित करता है। भूस्वामित्व के आधार पर भूमि का निजी और सामुदायिक भागों में बांटा जाता है। किसी की निजी भूमि है, किसी का क्या है सामुदायिक भूमि है,
ठीक है। निजी भूमि उपयोग में स्वामित्व होता है, जबकि सामुदायिक भूमि उपयोग में स्वामित्व में होता है, और निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, जो सरकारी भूमि है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय में संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फल, नट, औषधियाँ, जो बूटियाँ हैं एकत्रित करना, और इस सामुदायिक भूमि को साझा या साझा संपत्ति से कहती हैं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है अभी। इसके बाद में ये क्या है, अलग अलग क्या है, भूमि उपयोग के समय अनुसार परिवर्तन बता रहे कि पहले कैसे यूज होता था, उसके बाद में बदलता जा रहा है, उसके बाद में थर्ड और फोर्थ ये इनकी क्या है। अब थोड़ा सा इनमें डिफरेंस देखिए, थोड़ा सा। ये पहले इतने लोग झोपड़ियों में रहते हैं, उसके बाद घर बनने शुरू हुए, उसके बाद क्या है पूरा ये शहर बने हैं, इसके बाद में क्या है यहाँ खेत दिख रहे, यहाँ पे खेत नहीं दिख रहे। तो आप देखो कि कैसे कैसे भूमि उपयोग का बदलाव हो रहा है। ठीक है, वर्तमान समय में कृषि निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण भूमि निमीकरण, क्या है भूसंकलन, मृदा अपरदन, और क्या है मरुस्थलीकरण, पर्यावरण के प्रमुख खतरा, ये सारे क्या है भूमि के लिए जो खतरा उत्पन्न हो रहा है उनके लिए। भूमि संसाधन का संरक्षण, जो भूमि का उसका कंजर्वेशन कैसे करना है। बढ़ती हुई जनसंख्या के मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है, इसे प्राकृतिक संसाधनों का नाश है। ये लैंडस्लाइडिंग के बारे में दिया हुआ है कि लैंडस्लाइडिंग क्या होती है, थोड़ा सा मैं इसमें बता देती हूँ। ये लैंडस्लाइडिंग क्या होती है कि बड़ा सा भूमि का कोई भाग किसी वजह से ढह जाए, जैसे आपको केदारनाथ वाली दृश्य याद हो, या फिर जैसे स्नोफॉल होता है कि बर्फ का बहुत बड़ा एरिया क्या है नीचे एकदम आग गिरता है। तो ये देखो एक पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे ऊपर से पर्वतों से या फिर किसी भी एरिया से बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा एकदम ढह जाता है। वो किसी भी वजह से हो, भूकंप की वजह से हो, या फिर क्या है पानी, इसमें पानी हो, या फिर ना हो, किसी भी अदर वजह हो सकती है। ठीक है, उसी के कारण ढह जाता है। ये क्या है, इसको कम करने की विधियां हैं, क्रिया विधि है कि इसको कैसे कम कर जाता है भूमि को, जैसे पेड़ पौधे लगाकर, या फिर उस एरिया में बाढ़ के इस बचने के लिए दीवारें बनाकर, भू संकलन के रोकने के लिए वनस्पति पेड़ पौधे लगाकर, और किस्ती अपवाह झरनों और भू संकलन की गतिशीलता को नियंत्रण की बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ रहा है तो उसको क्या है डैम वगैरह बना के और उसको कंट्रोल कर किया जा सकता है। डर पैदा हो गया है और इसलिए क्या विनाश को और अब इसको रोकना चाहिए, वन लगाने चाहिए, भूमि उद्धार करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशकों उपयोग के विनियमित उपयोग और अतिचारण को रोकना चाहिए, और भूमि को संरक्षण के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने चाहिए। अपक्षय क्या होता है ये देखो, ये मतलब मेन क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या है देखने को मिल सकता है। क्या है तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्य की क्रियाकलाप के द्वारा अनावृत सेलों का टूटना या क्षय हो जाना। तो मेन लैंग्वेज में आपको होती है कि किसी ताप, दाब और अन्य कारणों से कोई भी चट्टानों का टूटना, टूट कर आगे बह जाना। ठीक है, टूटना अपक्षय होता है और आगे बह जाना उसको पतन बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं कि भी किसी भी कारण हो सकता है उनके द्वारा चट्टानों का टूटना, चूरा होना। ठीक है, उसके को हम क्या कहते हैं अपक्षय बोलते हैं। मृदा अपरदन, मृदा इसमें मृदा निर्माण के बारे में देखेंगे क्या होता है। ये पेडोजेनेसिस है, यहाँ पे क्या है जो मृदा की वो लेयर है, देखते हैं भूमि की भूमि पृष्ठ के दानेदार कणों की पतली परत क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। भूमि की निकटता से जुड़ी होती हैं और इस प्रकार इसको निर्धारित किया जा सकता है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में क्या है करोड़ों वृक्ष लग जाते हैं, वर्ष। ठीक है, तो ये ओनली ये देखो ये प्रोफाइल है मृदा की। जनन चट्टानी, अपक्षय चट्टानी, अपक्षित चट्टानी पदार्थ, और क्या है बालू, गाद, कले, और इसमें क्या है उपमृदा और हाउस वनस्पति के ऊपरी मृदा, वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है ये। ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधे का विकास होता है। ठीक है, ये प्रोफाइल है अभी।
सोइल प्रोफाइल। इसके बाद में क्या, चट्टानों के निर्माण, चट्टानें प्राप्त करने के लिए प्राप्त खनिज और जैव पदार्थों, भूमि में पाए जाने वाले खनिज होते हैं, यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती हैं और खनिजों और जैव पदार्थों के सही मिश्रण को उपजाऊ मृदा कहलाती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको थोड़ा देख लेना। ये मृदा है और क्या सेल, ये मृदा के बारे में जो जो पॉइंट है, जनक, सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुण, धर्म, खनिज और क्या है मात्रा, पारंपरिकता को निर्धारित करती हैं। उच्च तुगता ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती हैं। ये मृदा के बारे में मेन चीजें, मृदा को निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है ये। आगे क्या है, वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, ह्यूमस के निर्माण की दर को प्रभावित करता है कि ये कैसे कैसे मृदा बनती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। समय, मृदा परिशुद्धता की मोटाई को निश्चित करते हैं, कितना टाइम लग रहा है और कितने टाइम में मृदा प्रोफाइल की कितनी मोटाई हो सकती है उसकी। ठीक है, इसके बाद में ये है कुछ मृदा निर्माण के कारक। मृदा को निर्माण के प्रमुख कारक सेल, जनक, सेल का स्वरूप और जलवायु ये मेन कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारकों को में स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। ठीक है, टाइम मेन चीज है भी इसमें। ठीक है, ये मिट्टियों के बारे में दिया हुआ है। आगे देखो, मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण कि कैसे इसको कम किया जा सकता है और उसको मृदा का कैसे कंजर्वेशन किया जा सकता है। मृदा अपरदन हो रहा है इन चीजों से, मानवीय और प्राकृतिक कारण दोनों कारणों से हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण के में सहायक वनोन्मूलन, अतिचारण की बहुत अधिक चर और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का दोहन और वर्षा दोहन और भूस्खलन और बाढ़, ये सारी क्या है मृदा के सामने जो खतरा है मृदा के ऊपर। मल्च देखो क्या होता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है स्टेट मेनली और टीजीटी स्टेट में। पौधों में के बीच में अनावृत भूमि पदार्थ जैसे प्रवाल से ढकती जाती हैं और इसे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है कि मृदा की जो है उसकी मॉइस्चर को बनाए रखना उसके अंदर, ये क्या होता है। ठीक है, मल्च बनाना। आगे देखो, मृदा को कैसे निम्नीकरण इसको किया जा सकता है। वैदिक फार्म में इसको समतल जुताई करके और क्या है वैदिक फार्म बना के और क्या है समतल जुताई करके एक पहाड़ी ढलानों में समांतर जुताई वाले जुताई के डाल में बहते हुए जल को एक अवरोधक बांध बनाकर। ठीक है, आगे क्या है, रक्षक मेघलाय, तटीय शुष्क प्रदेशों में वन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगे। देखो ठीक है, कि जहाँ से मृदा का कटाव होता है उस तरह मृदा ना कटे तो उस लाइन में क्या है पौधे लगा दिए जाते हैं। आप इस तरह के वृक्ष देखो कहाँ पे मिलेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने इस तरह की लाइन में वृक्ष कहाँ पे देखे। ये देखो यहाँ समोच्च रोधिकाएं बनाना। समोच्च रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास और मृदा का उपयोग किया जा सकता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करके खैया भी बनाई जा सकती है। ठीक है, चट्टान बांध। ठीक है, जल के प्रवाह को कम करने के लिए ये बनाई जाती है और नालियों से रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। ठीक है, वर्षा का दोहन को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय में विभिन्न फसलों की एकांतर कतारें उगाई जाती हैं। ठीक है, फसलों के लिए भी उगा के भी उसको मृदा पत्थर। आगे जल संसाधन में, जल संसाधन संरक्षण करने के लिए क्या है वनावरण 1/4 भाग से ढका है। जल संसाधन, जल क्या है हमारा 3/4 भाग है और इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त होगा क्योंकि जितना हमारा लैंड पार्ट है उससे ज्यादा क्या वाटर बॉडी है। लगभग क्या 3.5 अरब पहले क्या जल में जीवन शुरू हुआ था और वहाँ सागरों से आरंभ हुआ था। इसकी भी क्या है यहाँ लवण जल कितना है 2.7%, लगभग क्या है 70% भाग बर्फ और हिमालय चादरों से ढका अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और वहाँ पे क्या है पूरी की पूरी बर्फ पाई जाती है। आगे देखो भाई, ये क्या है जल के बारे में थोड़ा सा डाटा है, इसको देखना कि कितना एक मेन क्या है प्रतिदिन भारत एक नागरिक 150 लीटर का जल का उपयोग करता है और कहाँ यूज करता है, कैसे यूज करता है वो देख लेना इसमें।
हाँ, यहाँ पे एक जल चक्र के बारे में दिया हुआ है कि वाष्पीकरण, वर्षण और वहा की प्रक्रिया के द्वारा महासागरों को जल भूमि और पुनः महासागरों में के चक्र में निरंतर गतिशील होता है। इसको क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं। अभी देखो जल की उपलब्धता में समझा कि जल क्या है, बहुत जगह क्या है पानी प्राप्त नहीं हो रहा और कहीं बहुत जगह इतना प्राप्त हो रहा है कि ऐसी बात है रहता है। विश्व के कई स्थानों में जल की कमी पाई जाती है। अधिकांश अफ्रीका और पश्चिमी एशिया और दक्षिणी एशिया और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी दक्षिणी मैक्सिको और क्या है दक्षिणी अमेरिका और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया लवणीय जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ है? जल संसाधनों का संरक्षण कैसे कर रहे हैं कि जल को कैसे दूषित होने से बचाना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो इसको आप क्या है अति उपयोग करना चाहिए, सब प्रदूषण होने से बचाना चाहिए। इसमें क्या है गंदे चीजें हमें नहीं डालनी चाहिए, विसर्जन नहीं करना चाहिए। और ये क्या है सड़क प्रदूषक पदार्थ है उसमें क्या है वो नहीं डालनी चाहिए। और शामिल नाइट्रेट की वस्तु और कीटनाशक जल में प्रदूषित कर देते हैं, वो भी नहीं डालनी चाहिए हमें। आगे क्या है इसमें जल को धरातलीय प्रवाह मंद होती है, इस जल को भूमि और जल को पुनः पूरित करते हैं और जल के प्रवाह को दूसरी विधि के द्वारा रिसाव करने के लिए विभिन्न संसाधनों के ठीक 5 मिनट करने के लिए रिसाव और वाष्पीकरण होने की जल गति को रोकने के लिए स्पिल की सिंचाई की विधि के द्वारा वाष्पीकरण को अधिक शुष्क पदार्थ में ड्रिप और टपकन की विधि के द्वारा सिंचाई करनी चाहिए और इसे अपनाकर बहुमूल्य संसाधन जल को सुरक्षित किया जा सकता है। 5 मिनट रुक जाओ, थोड़ी सी देर प्राकृतिक जल और वन को स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के संक्रमण क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। ये लेसन क्या है बहुत लंबा हो रहा है, इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं और कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्या है कंप्लीट करेंगे। आगे हम देखते हैं कि इसमें जो है जीवमंडल था और इसके बाद में सभी जीव जंतु, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर क्या है निर्भर रहती हैं और क्या है एक दूसरे से संबंधित निर्भर रहती हैं और इस आधारित जीवन को क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। तो यहाँ से देख लो कि एक क्वेश्चन और बनता है कि परितंत्र क्या होता है। इसके बाद में क्या है और सभी क्या है वनस्पति और वन्य जीव वन बहुमूल्य संसाधन हैं और पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं और प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, सांस जिससे हम क्या सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं और रक्षा मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल को संग्रह करते हैं और क्या है हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद और औषधीय पौधे, कागज प्रदान करते हैं। तो जो कागज है वो भी क्या है पौधों से बनते हैं, पेड़ों से। आगे क्या है ये क्या है एक औषधीय क्या है बूटी है दिखाई गई है पिक्चर में। आगे क्या है वन्य जीव के अंतर्गत जीव जंतु क्या है और जीव जंतु पक्षी जलीय जीव के रूप में आते हैं। उन्हें हम क्या दूध, मांस, खाल, ऊन आदि क्या है इससे प्राप्त होती हैं और कीट से जैसे मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है। तो ये भी एक रूप से एक तरह से हमारे लिए संसाधन है। इसके बाद में चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती है कि आप पढ़ लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा। इसके बाद में वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। आगे देखो इसमें क्या है जो वनस्पति है वो क्या है वनस्पति वृद्धि के तापमान और आर्द्रता पर निर्भर रहती है कि कोई भी पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए आवश्यक चीज क्या होती है वहाँ का टेम्परेचर, सोयल और वहाँ की क्या है ह्यूमिडिटी, मतलब कितनी हो रही है वहाँ पे वर्षा वगैरह, इसकी मॉइस्चर की मात्रा कितनी है। विश्व में वनस्पति के विभिन्न प्रकार के 4 वर्गों में बांटा गया, वन, घास तल और गुलम और टुंड्रा। तो ये सारी चीजें कि वनस्पति को भाई कि बड़े पेड़, उसके बाद घास आ जाएंगी, घास के मैदान आ जाएंगे, उसके बाद टेगा और टुंड्रा जैसी चीज आती है, वो सारी चीजें हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं। इस प्रकार के वन प्रचुर आपूर्ति वाले
क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम हो जाती है तो वैसे वैसे पेड़ों की लंबाई कम होती जाती है, कि जहाँ बहुत भारी वर्षा होती है वहां पे क्या है, लंबे वाले पेड़ उगते हैं, क्योंकि छोटे पेड़ पौधे बारिश के साथ बह जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते। इस प्रकार क्या है, वृक्षों का आकार और उसकी सघनता में कमी होती जाती है, और सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार के वृक्ष और घास उगती है, क्योंकि ठीक बारिश होती है वहीं पे घास उगती है, वरना ज्यादा वर्षा वाले एरिया में घास नहीं उग सकती। जैसे कि विश्व के विभिन्न घास के स्थलों का निर्माण होता है, और कुछ कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां और गुलम उगते हैं, कि वहां पे कंटीली झाड़ियां और गुलम उगते हैं, कि वहां पे क्या होती है, कम वर्षा होती है। जैसे जैसे आप देख लो कि राजस्थान की ओर जाते हैं और कम से वर्षा चाहिए, वनस्पति न के बराबर होती है। ठीक है, इस प्रकार पौधों की जड़ें भी गहरी होती जाती है। जो कंटीली झाड़ियां और वो होती है उनकी जड़ें गहरी होती है। कमेंट करके ये बताए कि जो रेगिस्तान वाले एरिया में जो कंटीली झाड़ियां वो होती हैं और उनकी जड़ें, और या फिर कोई पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें गहरी क्यों हो जाती है। ठीक है, और वातपोत्सर्जन के कारण आर्द्रता की हानि घटने के लिए इन पेड़ों की जड़ें कांटेदार मोम वाली होती हैं, और शीत ध्रुवीय प्रदेशों में वनस्पति क्या है, मांस और लाइकेन जैसे समृद्ध है। जहाँ पे अधिक ठंड होती है तो अधिक ठंड को सहन करने वाले पौधे अलग होते हैं, और अधिक गर्मी होती है वहाँ पे क्या है, पेड़ पौधों की पत्ते चिकने होते हैं, ताकि वहां से उनके पेड़ों का सूखे नहीं, उसका वातपोत्सर्जन ना हो, उनके पौधों से पानी, पत्तियों से पानी ना सूख सके। आगे देखते हैं, वनों की उन पत्तियों के आधार पर क्या है, सदारहित और पर्णपाती वनों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये अलग अलग वन है, कहाँ पे किस किस तरह के वन होते हैं, उन्हें सदारहित वन कहते हैं। सदाहरित वन, सदाहरित जिन वनों की वृक्ष में किसी भी ऋतु में पत्तियां एक साथ नहीं गिराते उनको पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं, जिनके वृक्ष वातपोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में पत्तियां गिरा देते हैं, और इससे क्या है, विभिन्न अक्षांश के आधार पर क्या है, उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्णकटिबंधीय में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो क्या है, कई पौधे एक साथ पत्तियां गिरा देते हैं, बट कई पौधे एक साथ पत्तियां नहीं गिराते, और कई पौधों की पत्तियां आप देख लो हरी होती है तो भी गिर जाती है, और बट कुछ पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां गिरती है तो क्या है, पीली होकर या सूख के गिरती है। तो ये डिफरेंस है कि पर्णपाती, सदाहरित ऐसे वनों। ठीक है, आगे है, बढ़ती हुई जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों का विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों को तेजी से समाप्त हो रहा है। इस संसाधन के क्या है, संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है, कि संसाधनों का, वनों का संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण, वन हमारी संपदा है, और वो क्या है, पौधे जीव जंतु और आश्रय प्रदान करते हैं, एक साथ ही पारितंत्र को अनुरूषित करते हैं। और जंतु, जलवायु में परिवर्तन और मानव का हस्तक्षेप के कारण जो है पेड़ पौधे और विनाश नष्ट हो रही है, इसमें ये चीजें हैं। और यहाँ पे क्या, वनों में आग भी लग जाती है। ये यहाँ एक दृश्य दिया हुआ है, इसके बाद में ये देखो क्या है, यहाँ पे ब्लैक लोग की सुरक्षा की आवश्यकता है। यहाँ पे ये कोई जीव है, हिरण की प्रजाति है, और इसकी क्या है, सुरक्षा की आवश्यकता। आगे देखो इसमें कि जो प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, और आज क्या चिंताओं का ये विषय बना हुआ है, और इसके शिकार करने की संख्या को बढ़ाना, शिकार करने की संख्या का बढ़ना होता है, क्योंकि शिकार हो रहा है इसलिए उनकी क्या है, संख्या में कमी आ रही है, जिससे क्या है, विभिन्न प्रजातियों की संख्या में कमी आई हो, जैसे पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों को और सींगों को एकत्रित करके गैरकानूनी व्यापार किया जा रहा है। तो इसको क्या है, और इसमें कौन कौन से जीव जंतु है, ये चीता, शेर, हाथी, ब्लैक पक, दरियाई मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ और शुतुरमुर्ग और मोर, ये सारे पक्षी जो क्या है, विलुप्त हो रहे जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, ये दिया हुआ है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल निश्चय ही हमारी प्रकृति को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। संकरी घाटियों और झीलों की आर्द्र भूमियों की मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचने के लिए इसकी आवश्यकता है। विभिन्न, ये देखो
ये सारी चीजें। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक से अधिक पारितंत्रों की परिस्थिति की एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया एक क्या प्राकृतिक क्षेत्र होता है। ठीक है, और इसमें भी एक और चीज आती है, जीवमंडल निश्चय। निश्चय यह है क्या? विश्व के नेटवर्क के द्वारा विभिन्न रक्षित क्षेत्र की एक श्रृंखला है जिससे संरक्षण और विकास के बीच एक संबंध में प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ठीक है, ये कांजीरंगा क्या है? ये कांजीरंगा उद्यान की एक फोटो है जहाँ हाथी के लिए फेमस है अभी ये। और तो कुछ नहीं है यहाँ पे इसमें ये बताया गया है कि हम इनको जातियों को सुरक्षित कंजर्व कैसे कर सकते हैं और देश के विभिन्न पशुओं और उसको के लिए मारने और उनको व्यापार के विरुद्ध शेर, चीता, हिरणों और भारतीय क्या है सारंग और मोर को मारना अवैध है। ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी की है CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये जो है एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी की स्थापना की गई है जिससे क्या प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है, उनको क्या हमें क्या संरक्षण करने हैं। तो ये सारी चीजें दी गई है, ये इसके बारे में दिया गया होगा। यहाँ पे देखो क्या दिया गया, ये दिया गया है कि सरकारों के एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन का कोई खतरा नहीं है। और मोटे तौर पर पशुओं की क्या है 5000 प्रजातियां और पौधों की 28000 प्रजातियां रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल भी एक जीव होता है। ठीक है, और ओकंड और क्या होता है एलो इसके प्रमुख उदाहरण है। इसमें कौन कौन सी प्रजातियों को सुरक्षित किया गया है। ठीक है, ये इतना ही हमारा लेसन था। तो हमारा ये सेकंड लेसन समाप्त होता है। तो आगे हम देखेंगे ये हमारी जो क्या है क्लास। तो इसी तरह के आपको जो भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और कौन सी क्लास की आपको वीडियो, तो हम क्या है साइकोलॉजी की वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह बने रहे मेरे साथ। थैंक यू।